आज हम जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में देखते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता के बारे में 1947 में फॉर्च्यून पत्रिका में फॉर्च्यून मैगजीन में फॉर्च्यून पत्रिका में एक लेख छपा, द सुप्रीम कोर्ट 1947। और फॉर्च्यून पत्रिका में एक लेख छपा, लेख की टाइटल थी द सुप्रीम कोर्ट 1947। और इस लेख को लिखने वाले थे आर्थर स्लेनसिंगर। उनका नाम था आर्थर स्लेनसिंगर जूनियर, इंग्लिश में CHLENSINGER, जूनियर, आर्थर स्लेनसिंगर जूनियर। तो पहली बार ये टर्म जो है न्यायिक सक्रियता इसी आर्टिकल में आया। और न्यायिक सक्रियता को, जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल डायनामिज्म भी कहते हैं। थोड़ा सा समझ लें कि ये क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म की डिफिनीशन कोई स्टैंडर्ड डिफिनीशन नहीं है, फिर भी क्या करता है? इट डिनोट्स, आप कह सकते हैं, इट डिनोट्स द प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी। इट डिनोट्स प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी। और ये नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायालय की अग्रणी भूमिका निभाने से इसका मतलब है। न्यायालय की अग्रणी भूमिका निभाना, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म एक तरीके से प्रोएक्टिव रोल है न्यायपालिका का, जिसमें कि न्यायपालिका जो है नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन, और समाज में, सोसाइटी में न्याय को बढ़ावा देने के लिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी के लिए न्यायालय द्वारा आगे बढ़ के भूमिका थाम लेना, यही न्यायिक सक्रियता है। या इसको, न्यायिक सक्रियता को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि न्यायालय द्वारा कार्यपालिका को कार्य करने के लिए विवश करना, इसको भी आप कह सकते हैं कि एक तरीके की ये न्यायिक सक्रियता है। और न्यायिक सक्रियता आप कहें कि एक तरह का सामाजिक दर्शन, एक न्यायिक फिलॉसफी कहिए, इसको न्यायिक जुडिशियल पावर कहिए, कि प्रयोग का एक तरीका है जो जज को प्रेरित करता है कि जो सामान्य रूप से व्यवहृत सख्त नियम है, जो सख्त जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, जो पूर्व नियम है, उनको शिथिलता प्रदान करे। क्यों? जिससे कि प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में जो है न्याय को परिभाषित किया जा सके। यानी न्याय देते समय इस बात का ध्यान रखना कि न्याय भी एक तरीके की जो है क्या है, ये डायनेमिक प्रक्रिया है, और ये भी समय के साथ बदलती है। और अनेक ऐसे मामलों में हम देखेंगे कि न्यायपालिका ने उनके निर्णय जो है सोशल इंजीनियरिंग से प्रेरित है। अनेक मामलों में न्यायालय ने जो है विधायिका और कार्यपालिका के मामलों में दखलंदाजी भी की है। और या ये कहें कि इसमें पहले से मौजूद
किसी कानून को इस प्रकार से व्याख्या की जाती है कि जिसके समाज में उसकी बेहतरी, समाज के बेहतरी के लिए कानून का उपयोग किया जा सके, समाज की बेहतरी के लिए एक तरीके की किसी कानून की इस तरह से सक्रिय व्याख्या करना जिससे कि समाज में बेहतरी के लिए उसका उपयोग किया जा सके, ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये जुडिशियल रिस्ट्रेन जिसको कहते हैं, रिस्ट्रेन का उल्टा है। इट इज एंटीथेसिस ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट। और न्यायिक या कहिए कि एक दर्शन है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म को आप एक जुडिशियल फिलॉसफी भी कह सकते हैं, जिसमें कि जजेस जो है या कोर्ट कहिए क्या करने लगती है, पब्लिक पॉलिसी बनाने लगती है। और ऐसा भी होता है कि अनेक मामलों में न्यायाधीशों के निजी विचारों को भी इसमें तरजीह दी जाने लगती है। और हमें पता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म, जब जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जुडिशियल रिव्यू, हमारा संविधान न्यायपालिका को इस बात के लिए अधिकृत करता है, पीछे हमने पढ़ा है बहुत सारे अनुच्छेद इस बात की इजाजत देते हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून को, किसी अधिनियम को, कार्यपालिका के किसी आदेश को इस आधार पे न्यायालय उसको वॉइड या नल घोषित कर सकती है अगर वो कानून संविधान की भावना के प्रतिकूल है। यानी ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है और जुडिशियल एक्टिविज्म, ये जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू में अंतर्भूत है, ये इसी से एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी जुडिशियल रिव्यू की सीमा से निकल करके जुडिशियल आगे बढ़ जाए ही जुडिशियल एक्टिविज्म है, जहां की जैसा जब हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि इसमें जो लोकस स्टैंडी का रूल है, यानी आमतौर पे यही होता था कि जो व्यक्ति पीड़ित होता है वही न्यायालय में जा सकता है और वही न्याय की मांग कर सकता है। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म के चलते उसको उन प्रक्रियाओं को शिथिल किया गया और ऐसा नहीं है, अब कोई भी दूसरा व्यक्ति भी किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए, जो हम लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पढ़ा कि न्यायालय में वाद ला सकता है और न्यायालय यहां तक कि स्वतः संज्ञान ले सकता है, सेल्फ कॉग्निजेंस ले सकता है। जो न्यायालय स्वतः संज्ञान ले सकता है और मामले की जांच करा के कार्रवाई कर सकता है। तो इस तरीके से न्यायिक समीक्षा करते करते जो है न्यायिक सक्रियता में बदल जाता है और न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है कि आज जो है PIL इतनी भारी संख्या में है। और PIL क्या है? PIL इज एन आउटकम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक, ये जुडिशियल जो आज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमारे हैं वो जो है जुडिशियल एक्टिविज्म का ही परिणाम है। तो संक्षेप में ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। अगर कोई ये समझता है कि ये जो न्यायपालिका द्वारा जो न्यायिक सक्रियता की शक्ति है, न्यायिक सक्रियता की शक्ति है, ये न्यायालय ने हड़पी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। न्यायालय ने शक्ति को हड़पा नहीं है, बल्कि जब हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन में ही ये शक्तियां अंतर्भूत हैं, ये शक्तियां उसमें शामिल हैं। और संविधान इस बात की इजाजत देता है और संविधान का प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना का ही, प्रियम्बल का ही विस्तार जो है फंडामेंटल राइट और DPSP है, इसी का विस्तार है। और ये सारे जो फंडामेंटल राइट और DPSP आप जानते हैं एक दूसरे के पूरक हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP एक दूसरे के पूरक हैं और ये प्रस्तावना का ही विस्तार। इस तरीके से न्यायालय ने इनके बीच में एक कोरिलेशनशिप स्थापित की है और उस कोरिलेशनशिप के द्वारा ही वह इस निर्णय पर पहुंचा है कि न्यायपालिका जो है विधायिका के कार्य जरूरत पड़ने पर निर्देश दे सकता है। संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें कि हम सेक्रेड पेंटागन कह लें, सेक्रेड पेंटागन, यानी 14, 19, 21, 32 और 39A
ये जो है इसको आप कह सकते हैं क्या, ये एक पवित्र पंचभुज है, ये एक पवित्र पंचभुज है, ये सीक्रेट पेंटागन है। 14, 19, 21, 32 और 39 से अगर नागरिकों के इन अधिकारों का उल्लंघन होता है और ये न्यायपालिका को लगता है कि कार्यपालिका इस पे कुछ नहीं कर रही है, तो कार्यपालिका को न्यायपालिका इस तरीके से जरूरी निर्देश दे सकती है। ये बातें हैं। और अब समझने की बात यह है कि अगर आप देखें, हम लोग पढ़ रहे थे, जब PIL हम लोग पढ़ रहे थे तो देखा गया कि एक केस था, आप देखे थे रुदल शाह का केस था। रुदल शाह जो है किसी अपराध में अभियोजित थे और सेशन कोर्ट में इनका ट्रायल चला और ये कोर्ट से बरी कर दिए गए। कोर्ट से बरी करने के बाद भी 14 साल तक ये जनाब जेल में रहे और 14 साल के बाद जब PIL की गई तो इनको रिहा किया गया। इसी तरीके से एशियाड वर्कर्स का मामला हमने देखा था, एशियाड वर्कर्स मामला था। और एक और केस था बधुआ मुक्ति मोर्चा वाला, हम लोगों ने PIL पढ़ते समय डिस्कस किया था, बधुआ मुक्ति मोर्चा वाला, बधुआ मुक्ति मोर्चा। इस केस में क्या था, आप जानते हैं कि फरीदाबाद हरियाणा में बधुआ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष थे स्वामी अग्निवेश जी, और स्वामी अग्निवेश को आप सभी जानते हैं, किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। और उन्होंने यहाँ पे जाकर के इंक्वायरी की और ये देखा कि वहाँ जो मजदूर हैं, पर जो पत्थर की खानों में काम करते हैं, उनकी दशा इतनी बुरी है। और ऐसा नहीं था, उन्होंने अपनी शिकायत जो है जस्टिस PN भगवती को करने के पहले उस समय के हमारे कार्यपालिका के सर्वोच्च तब के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी कि इस पर हस्तक्षेप किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद वो प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती को पत्र लिखे और उसके बाद वहां से एक कमीशन बनाया गया और कमीशन ने जाकर के जांच में बताया कि इनकी दशा जो है पशु पक्षी से भी बदतर है। तो आप बताइए, ऐसी स्थिति में क्या न्यायपालिका को हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना चाहिए, जहां कि गरीबों, शोषितों, दलितों, महिलाओं या समाज के ऐसे लोग जो कि स्वयं से न्याय पाने में सक्षम नहीं हैं, जिसको जस्टिस भगवती ने कहा कि ये इन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म एक तरीके से रूल ऑफ लॉ की रक्षा है। क्या हम ये बैठ करके प्रतीक्षा करेगा न्यायालय, या न्यायालय की जो जिम्मेदारी है संविधान के संरक्षक होने के नाते, या जो उन्होंने शपथ ली उसके हिसाब से उनको संविधान और कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। हमें पता है, हम सब जानते हैं कि अगर बहुमत जो होता है, अगर विधायिका का बहुमत है तो एक बहुमत की भी तानाशाही होती है। और फंडामेंटल राइट पढ़ते समय हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था कि मूल अधिकारों का उद्भव ही जनता को शोषण से बचाने के लिए हुआ था। जनता का शोषण न हो, इसीलिए फंडामेंटल राइट की उत्पत्ति हुई थी। और ये नैसर्गिक अधिकारों की एक लंबी लड़ाई दुनिया ने लड़ी है, और इस फंडामेंटल राइट को हम किसी बहुमत के सहारे नहीं छोड़ सकते। इसीलिए संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है कि अगर बहुमत, जिसे जस्टिस हेगड़े ने कहा था कि फंडामेंटल राइट जो है बहुमत के विरुद्ध सुरक्षा है, यानी कहते हैं प्रभुता अपाई का मदनाई, यानी सत्ता पाकर के बड़े से बड़े व्यक्ति भी जो है क्या हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। इस नाते इस फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन जरूरी है, और ये फंडामेंटल राइट्स प्रत्येक नागरिक के लिए हैं। ये विधि का जो शासन है, विधि के समस्त समता, विधि का समान संरक्षण, ये सारे व्यक्तियों के लिए है। तो ये हमें देखना होगा कि इस तरीके की स्थिति में न्यायालय चुप नहीं बैठ सकती, जहां की सरकारें कोई काम नहीं करे। फरीदाबाद वाले मामले में आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ऐसी स्थिति में न्यायालय ने आकर के आगे हस्तक्षेप किया। इसी तरीके से भागलपुर का मामला था। भागलपुर का केस ये था कि भागलपुर जेल में बंद कैदियों को अंधा किया जा रहा था। अब बताइए, जेल प्रशासन के रहते
इतनी बड़ी कार्यपालिका की शक्ति के रहते जेल में बंद कैदियों को अंधा किया जाना। पहला कैदी एक हरिजन व्यक्ति था जिसको कि जो अंधा किया गया। ऐसे व्यक्तियों के लिए जहां की कार्यपालिका शांत बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट को फिर से हस्तक्षेप करके निर्देश देना पड़ा कि जो है इसका इलाज किया जाए, और इसके साथ जो है एक पॉलिसी बनाई उसने कि इसका इलाज किया जाए, और उस सरकार जो है उसके जो जिम्मेदार है उसको उसकी क्षतिपूर्ति करे और उसके इलाज की व्यवस्था कराई। इसी तरीके से एक मामला था, आप जानते होंगे बिहार का मामला है। बिहार में विचाराधीन कैदियों का एक दो नहीं, इस तरीके के सैकड़ों मामले हैं बिहार में विचाराधीन कैदियों के। आपको मालूम होगा कि वो रुस्तम जी थे, रुस्तम जी, के.एफ. रुस्तम जी, के.एफ. रुस्तम जी थे। रुस्तम जी जो है पुलिस आयोग के मेंबर थे, और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने बताया कि बिहार के जेलों में हजारों कैदी जो है अभी ट्रायल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हजारों कैदी ट्रायल की परीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई ऐसे कैदी हैं जो कि 5 से अधिक साल से जेलों में ट्रायल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाद में इनके छपे हुए लेख के आधार पर ही श्रीमती हिंगोरानी अधिवक्ता थी, श्रीमती श्रीमती हिंगोरानी, इन्होंने न्यायपालिका में अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट दाखिल की, और कोर्ट ने फिर जो है इस मामले को संज्ञान में लिया और बिहार सरकार से ये पूछा कि ये कैदी जो है, कितने कैदी आपके जेलों में है, 1.5 साल से अधिक जेल में बंद है। अंत में बिहार सरकार ने शपथ पत्र लिख करके इस बात को माना कि उनके जेलों में से हजारों कैदी हैं जो कि ट्रायल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोर्ट ने मानवीय आधार पे, बताइए, ये काम सरकारों का है, अगर वो काम न्यायपालिका को करना पड़े तो ये स्थिति अच्छी तो नहीं है। लेकिन न्यायपालिका को अपनी जिम्मेदारी से भाग करके, जिस बात को कि जस्टिस डीपी मदन ने कहा था, जस्टिस मदन ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर हम न्यायिक सक्रियता को हटा दें, जुडिशियल एक्टिविज्म को खत्म कर दें, तो वहां पे निरंकुशता बचती है। या ये कहें कि न्यायपालिका ने इन सारे कार्यों को अपने हाथ में लेकर के एक तरीके से सेफ्टी वाल्व का कार्य किया। और तो हम बात कर रहे थे कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सारे कैदियों को जमानत पे रिहा किया जाए, सारे कैदियों को जमानत पे रिहा किया जाए, और उनके जो है फ्री ट्रायल की व्यवस्था की जाए। ये मानवीय डिसीजन लिया। इसी तरीके से अनेकों मामले हैं, पर्यावरण को लेकर के हैं, महिला शोषण को लेकर के हैं। एक ऐसे मामला है पंजाब आजाद रिक्शा पुलर्स यूनियन वर्सेस पंजाब सरकार का एक मामला है। इसी तरीके से आजाद रिक्शा पुलर्स बनाम पंजाब सरकार का, ये 1976 का वाद है। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में हुआ कि पंजाब सरकार ने रिक्शा वालों के शोषण के से बचाने के लिए एक एक्ट बनाया, एक अधिनियम बनाया। आप में से हम सारे लोग जानते हैं कि जितना रिक्शा वाला नहीं कमाता है, उतना जो लोग रिक्शा चलवाते हैं वो कमाते हैं। और कुछ ऐसे मालिक हैं जो कि 100 रिक्शे 50 रिक्शे खरीद के रख लेते हैं, और वो हमारे देश के गरीब नौजवान जो गांव से भगते हैं, वो शहर में रोजगार की तलाश में आते हैं, और जो ट्रेंड नहीं है, जो स्किल्ड नहीं है, वो आकर के अमूमन रिक्शा ही चलाते हैं। और वो किराए पे रिक्शा लेना पड़ता है चलाने के लिए, और 100 से 150 रुपए देते हैं मालिक को रिक्शा चलाने का, चाहे उनको दिन भर में कोई कमाई हो या न हो। तो सरकार ने, पंजाब सरकार ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए ये किया कि रिक्शा जो रखेगा वही चलाएगा, यानी रिक्शा मालिक, उन्होंने कहा कि जिसके पास रिक्शा है वही चलाएगा। इसका परिणाम ये हुआ कि तमाम रिक्शा चालक जिनके पास रिक्शा नहीं था वो बेरोजगार हो गए। अब सरकार की नीति, अगर सरकार इस तरह से कोई नीति बनाने जा रही थी तो सरकार को चाहिए था कि वहां जाकर के उसका सर्वेक्षण करती, ये पता लगाती उसके कितने रिक्शा चालक हैं, और इस नीति के चलते कितने रिक्शा चालक बेरोजगार होंगे, उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था होगी। इस कानून के साथ साथ ये सारी चीजें बननी चाहिए। जब एक एक्ट बन रहा था तो इन सारी चीजों पर विचार होना था कि वो हजारों रिक्शा पुलर्स जो किराए का रिक्शा लेकर के चलाते हैं, अगर रिक्शा वही चलाएगा,
जो कि रिक्शे का मालिक होगा, इसके पास रिक्शा होगा वही चलाएगा, तो फिर इनका क्या होगा। लेकिन न तो विधायिका ने इस बात को सोचा, न तो कार्यपालिका ने इस बात को सोचा, और जो रिक्शा पुलर्स यूनियन था ये न्यायालय गया, और न्यायालय जाने के बाद वहां से कोर्ट ने बड़ा शानदार निर्णय दिया। अभी जिस बात की हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि इस एक्टिविज्म में, इस सक्रियता में तमाम नीतियां भी बनाई गई, पॉलिसी बनाई जाती है, न्याय नीति बनाई गई, और कोर्ट ने इस एक्ट को रद्द नहीं किया, बल्कि कोर्ट ने आदेश दिया कि जितने भी रिक्शा चालक हैं उन सबको पंजाब नेशनल बैंक से लोन दिया जाए। कितना सुंदर डिसीजन था। पंजाब नेशनल बैंक से उनको लोन दिया जाए, वो रिक्शा खरीदें, चलावें, उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो, और उसके लिए उन्होंने विस्तृत गाइडलाइन जारी की। जो कि काम किसका था, ये काम कार्यपालिका का था। ये विधायिका द्वारा कानून बनाते समय इन सारी चीजों की व्यवस्था की जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं बताई। ऐसे मामलों में अगर कार्यपालिका इस तरीके से हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी, या बहुमत के बल पे विधायिका को इस तरह का कानून बनाएगी जिससे कि जनता पीड़ित है, प्रभावित है, और उसकी सुनवाई नहीं होगी, तो न्यायपालिका को आगे आकर के इस कार्य को अपने हाथ में लेना होगा। और कार्यपालिका की इन शक्तियों को अधिग्रहण करने का दूसरा ही नाम न्यायिक सक्रियता है, और इसे आप जुडिशियल एक्टिविज्म कहिए, जुडिशियल डायनेमिज्म कहिए, या कहिए कि ये विधि के शासन की रक्षा है, या ये कहिए कि ये उस वैक्यूम को भर रहा है, निरंकुशता को, जहां की निरंकुशता है उसको भर रहा है, या वह व्यवस्था, या जुडिशियल एक्टिविज्म वह व्यवस्था बहाल कर रहा है जिसको कि कार्यपालिका और विधायिका ने तोड़ मरोड़ दिया था। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें। और अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट, न्यायिक संयम। हमने बताया ना, कहते हैं कि ये जो है न्यायिक संयम, एंटीथेसिस ऑफ, ये न्यायिक संयम का विरोधाभासी, इसका विलोम क्या है, न्यायिक सक्रियता है। न्यायिक संयम क्या है? न्यायिक संयम ये कहता है कि न्यायालय को सिर्फ इतना देखना चाहिए कि कानून क्या कहता है, कानून क्या कहता है और क्या है। पॉलिसी बनाना ये न्यायालय का काम नहीं है, यही लब्बो लुबाब कहना है इनका। ठीक, यानी कानून जो है, इसके पीछे जो एजम्पशन है ये है कि कानून तर्क वह न्याय की एक प्रक्रिया है, कानून तर्क और न्याय की एक प्रक्रिया है, और न्यायालय चूंकि लोकतांत्रिक नहीं होते, और सेपरेशन ऑफ पावर का सम्मान किया जाना चाहिए, जो मॉन्टेस्क्यू ने जिस बात को इतना जोर दे करके कहा था, तो इसलिए कानून क्या कहता है और कानून क्या है इसी दायरे तक रखें। और यानी ये कहिए कि संविधान निर्माताओं द्वारा कानून का जो आशय था, यानी किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय अदालत ये देखे कि संविधान निर्माताओं के द्वारा कानून बनाने का क्या आशय था, और पूर्व मामलों में दिए गए निर्णय, और क्या, और ये कहा कि न्यायालय नीति बनाने से, नीति निर्माण करने से बचेगा, निर्माण करने से बचना, और न्यायालय में न्यायाधीश या न्यायालय अपना कोई मत आरोपित नहीं करेंगे, बल्कि कड़ाई के साथ, दृढ़ता के साथ जो भी नियम है, जो कानून है, उसकी जो है दृढ़ता के साथ जो है उस संविधान प्रावधानों को बनाया गया है, उस प्रावधानों को, उसकी व्याख्या करेंगे, उसको दृढ़ता के साथ उसी पे कायम रहेंगे, अपना कोई मत उसमें आरोपित नहीं करेंगे, नीति बनाने का कार्य नहीं करेंगे, पूर्व मामले में दिए गए निर्णयों को ध्यान देंगे, संविधान के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा जो कानून बनाते समय जो आशय था उसको दिमाग में रखेंगे, और कानून क्या कहता है और क्या है सिर्फ यहीं तक अपने आप को सीमित रखेंगे। यही कहना है जुडिशियल रिस्ट्रेंट का, कि निर्णय देते समय, लेकिन न्यायिक सक्रियता में ये बातें हमने जैसा उदाहरण से देखी, वैसा नहीं है कि न्यायालय ने हर जगह न्यायिक सक्रियता ही दिखाई है। आप देखेंगे राजस्थान बनाम भारत सरकार एक केस था, राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ का केस था, उसमें राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ का वाद था,
उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि नीति बनाना, पॉलिसी बनाना ये सरकार का काम है, वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इसी तरीके से एसआर बम्बई का मामला, ये कई ऐसे उदाहरण हैं जहां की न्यायिक रिस्ट्रेंट का, एक एस पटेल का मामला वर्सेस भारत संघ का था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली नगर निगम को ये न्यायपालिका आदेश दे कि नगर निगम जो है अच्छे से काम करे। कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा न्यायपालिका का काम नहीं है कि वो नगर निगम को आदेश, उन्होंने कहा हाँ ये आदेश वो कर सकते हैं कि जो है वो जो विधि द्वारा जो उनको सौंपे गए दायित्व हैं उनके हिसाब से अपने कार्यों का निर्वहन करें, और वो सीधे कोई आदेश नहीं देंगे। इस तरह से कई वाकये हैं जबकि न्यायालय ने अपने आप को राजनीतिक मामलों से अलग करके रिस्ट्रेंट किया है और अपनी हद में रहने की कोशिश भी की है। लेकिन इन जिन मामलों की हम चर्चा कर रहे थे आपसे, ऐसी स्थितियां हैं, ऐसे हजारों केसेस हैं जिनको लेकर के अगर न्यायालय न्याय नहीं देता तो संविधान की, लोकतंत्र की और सबसे बड़ी चीज विधि के शासन की, रूल ऑफ लॉ की के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरत है। अच्छा, एक चीज हम और देख लें कि जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण क्या, जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण डॉक्टर वधेरा ने बताए हैं कि जो है, और इसी तरीके से डॉक्टर सुभाष कश्यप ने भी बताए हैं, वही है कि जब कार्यपालिका और विधायिका जो है कार्य नहीं करती है तो नागरिकों को एक ही रास्ता बचता है कि वो तीनों अंगों में से न्यायपालिका की तरफ दौड़ करके जाएं, और नागरिक, और ये कहिए कि बदलते समय की ज़रूरत है, और एक तरीके से कहिए कि उन्होंने कहा कि एक लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, उसको भरने के लिए डॉक्टर सुभाष कश्यप कहते हैं कि जब, सही बात है कि जब कार्यपालिका और विधायिका अपने कार्यों के निर्वहन में असमर्थ हो जाती है तो लोग न्यायपालिका की तरफ निगाह लगा देते हैं, और इसी तरीके से न्यायपालिका नागरिकों को न्याय देने के लिए आना पड़ता है, न्यायपालिका को आगे आना पड़ता है। कभी कभी जजेज प्रचार और मीडिया आदि के लोभन में भी फंस जाते हैं कि प्रलोभन में आकर के भी, या कुछ जजों की ये इच्छा होती है कि वो सामाजिक कार्य करें, वो न्याय निर्णय के द्वारा सामाजिक कार्य करने लगते हैं, या विधायिका, ये बता विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को सही से संपादित नहीं करती, या एक स्थिति और होती है जबकि किसी रिस्पांसिबल गवर्नमेंट, कोई माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है, तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट कोई इस तरह का डिसीजन लेने से बचती है जिससे कि उसको लगता है कि उसकी सरकार को खतरा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में सरकारें जो है एक तरीके से पंगु होकर कार्य करती हैं, तो सरकारें निर्णय लेने से बचना चाहती हैं, और ऐसी स्थिति में ये होता है कि लोगों को सरकारें इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि लोग न्यायालय से जाएं और न्यायालय से कोई आदेश लेकर के आवें, जिससे कि काम भी बन जाए और सरकार की जो है जो उसके सरकार के समीकरण हैं वो भी सधे रहें। तो इस नाते जो है, तो यहाँ भी जो है इस नाते भी जो है न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं। हाँ, इसी तरह का एक केस था, आप जानते हैं, अरोड़ा शानबाग का। अरोड़ा शानबाग का जो केस था उसमें, अरोड़ा शानबाग आपको पता है एक नर्स थी, और 1973 में उन पर एक यौन हमला हुआ था, उसके चलते वो बहुत दिनों तक अस्पताल में रहीं और बीमार थीं, और 37 साल के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता जो उनके मित्र होने का दावा करती थी, उन्होंने उनके लिए जो है यूथेनेशिया यानी क्या है, इच्छा मृत्यु की मांग की। तो न्यायालय ने इस पे एक तरीके से कहिए यूथेनेशिया, एक्टिव यूथेनेशिया तो नहीं, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया की जो है अनुमति दे दी अरोड़ा शानबाग को। उसमें यह था कि जिस वेंटिलेटर पे उनका जीवन चल रहा था, न्यायालय ने कहा कि इनका वेंटिलेटर हटाया जा सकता है। वेंटिलेटर हटाते ही उनकी मृत्यु हो गई। उनका ब्रेन चल रहा था, शरीर काम नहीं कर रही थी। तो न्यायालय ने यहाँ भी कहा, वही गाइडलाइन बनाई कि इस तरीके से अगर इस तरह का कोई वाद आता है तो उसमें जो है हाई कोर्ट की सहमति, यूथेनेशिया से संबंधित, कोई इच्छा मृत्यु से संबंधित मामला है जिसमें उच्च न्यायालय की अनुमति आवश्यक होगी। तो न्यायपालिका ने बड़े सुंदर सुंदर कार्य किए हैं इस पे। और आइए अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि न्यायिक सक्रियता की जो आलोचक हैं उनका मत क्या है।
न्यायिक सक्रियता की आलोचना करने वालों का मत यही है, पहला तर्क उनका यही है कि न्यायपालिका को चाहिए कि वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अंगों को अपना कार्य करने दे और न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका के अधिकारों का अपहरण न करे। इससे न्यायिक असंतुलन पैदा होगा। और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब में द स्पिरिट ऑफ लॉज में तीनों अंगों के असंतुलन से होने वाले परिणामों को, होने वाले गंभीर परिणामों की जो चर्चा की है, उससे सावधान रहना चाहिए। दूसरा तर्क यह है कि जो कार्य, आलोचकों का यह मत है कि जो कार्य विधायिका नहीं कर सकती, जो कि जनता की प्रतिनिधि है, न्यायालय वह कार्य कैसे कर सकती है। और तीसरा आलोचकों का तर्क यह है कि आज हमें मालूम है कि करीब 4.70 करोड़, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज के अनुसार से 4.7 करोड़ मुकदमे हैं जो डिफरेंट लेवल्स पे पेंडिंग है। ऐसे में इतने मुकदमों में न्याय देने के अलावा अगर छोटे छोटे मामलों में सरकार जुडिशियल एक्टिविज्म के चलते पीआईएल को इंटरटेन करेगी तो फिर वादों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी और जो न्यायपालिका का मुख्य कार्य है, कानून की व्याख्या करना और न्याय प्रदान करना, उसमें उसको दिक्कत आएगी। और चौथा ये कहना है कि विभिन्न तरीके की, जैसे अभी हमने चर्चा की पंजाब में रिक्शा पुलर्स की, तो इस तरीके से अगर न्यायपालिका नीति निर्माण करेगी या फिर प्रशासन में तमाम मार्गदर्शक सिद्धांत तय करेगी तो इससे जो है सीधे इसका असर कार्यपालिका के कार्य पे पड़ेगा और कार्यपालिका हतोत्साहित होगी। और यह भी है कि छोटे छोटे मामलों में अगर पीआईएल के द्वारा छोटे छोटे मामलों को इंटरटेन करते समय बार बार कोर्ट इस तरीके के अगर कार्यपालिका को आदेश देगी तो एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि अगर कार्यपालिका आदेश को मानने से इनकार कर देगी तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पास कोई इंप्लीमेंटिंग एजेंसी तो है नहीं, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव से एक गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए जुडिशियल रिस्ट्रेंट की भी आवश्यकता है। और किसी भी जजमेंट के जो इम्प्लीकेशंस होते हैं, जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उनकी जानकारी शायद न्यायपालिका को उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी जनप्रतिनिधियों को होती है। एक उदाहरण जैसे देखें कि 2000 में डाक विभाग की स्ट्राइक हुई थी। कोर्ट ने जब मामला गया तो कोर्ट ने यह कहा कि स्ट्राइक को 3 दिन के अंदर खत्म किया जाए। ऐसे ही लखनऊ का एक केस था। लखनऊ बेंच ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस का कार्य अपने हाथ में ले लेते हुए बेंच ने यह कहा कि जो हजरतगंज में कहां से कहां तक कार पार्किंग की जाएगी। तो ये छोटे छोटे मामले जो इस तरीके से ये कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप हैं। और ये भी आलोचकों का कहना है कि न्यायपालिका को ये भी समझना चाहिए कि सारी समस्याओं का समाधान वो नहीं कर सकते और न तो बहुत सारी चीज़ों में उनके पास इस तरह की स्पेशलाइजेशन होती है। ये आलोचकों का तर्क है, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से सही नहीं है। हम जानते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म ने सामाजिक न्याय में महत्वपूर्ण योगदान किया है। सामाजिक न्याय, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा सामाजिक न्याय दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तमाम अशिक्षित, निर्धन, गरीब लोग जो कि कभी न्याय नहीं पा सकते थे, उन तक न्याय की पहुंच हुई है। और संविधान की व्याख्या करके न्यायपालिका ने जो भी निर्णय दिए हैं वो संविधान की व्याख्या करके दिया है। और खास करके डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व जो कि वाद योग्य नहीं है, उन्हीं नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए न्यायालय आगे आया है। और न्यायालय ने इस बात की कोशिश की है कि भारत के संविधान की रक्षा हो सके, कानून की रक्षा हो सके। और बेंथम जैसा कहता है कि ब्रिटेन में न्याय बिकता है, लेकिन पीआईएल के द्वारा कोर्ट ने सस्ता न्याय सुलभ करा करके मात्र एक पत्र के द्वारा, मात्र एक पोस्टकार्ड के द्वारा आप न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं। और यह भी बात ध्यान रखने की है सदैव कि एक संसदीय प्रणाली में कहने को तो विधायिका, कार्यपालिका पर विधायिका नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका पर विधायिका नियंत्रण जरूर रखती है, ये कहने को है। लेकिन जहां बहुमत होती है संसदीय प्रणाली में, वहां वास्तविक स्थिति होती है। हम सभी जानते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होती है वह दलीय अनुशासन के चलते जो है विधानमंडल पर जो है अपना प्रभुत्व बना लेती है। और अगर सरकार अल्पमत की है और सरकार अगर मिली जुली है, मिश्रित सरकार है, तो सरकार
पहले से ही तो दबाव में होती है और वो निर्णय लेने में उतनी सक्षम नहीं होती। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि बहुमत की तानाशाही या अल्पमत की अकर्मण्यता दोनों से जनता को, संविधान को कोई क्षति न पहुंचे, इसके लिए वो बराबर कार्यपालिका पे, विधायिका पे निगाह बनाए रखे। और हाँ, ये बात जरूर है कि न्यायपालिका को ओवर एक्टिविज्म जिसे कहते हैं, या उससे बचना चाहिए। जैसा कि जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा था कि न्यायालय को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि कौन से ऐसे वाद हैं जो पीआईएल की रूप में इंटरटेन करने योग्य हैं, कौन नहीं है। कोर्ट उसकी जांच पड़ताल करेगा और तभी उसमें हस्तक्षेप करेगा। और यही बात थी संक्षेप में कि एक्टिविज्म तो ठीक है, लेकिन न्यायपालिका को ओवर एक्टिविज्म से बचना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।